और बालकन कैसे हो जी? हाँ, अब तक बहुत सारे लेक्चर्स हो गए सेल साइकिल सेल डिवीजन के और अभी बहुत सारे बाकी हैं, तो वैसे ही आज 6th लेक्चर है सेल साइकिल सेल डिवीजन का। ठीक है, डे 11 होगा आज सपोज। हाँ, डे 11 हम लोगों ने जब से स्टार्ट किया, आज डे 11 है और लेक्चर 6 है अपना सेल साइकिल सेल डिवीजन। तो हम लोग ने अब तक माइटोसिस के जो सब फेज है वो देख लिए हैं। माइटोसिस कैसे चलता है, कौन सी आंटी आती बीच में, किसको मारती, किसको अलग करती, क्या करती, सब हम लोग ने देख लिया। अब आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दिए उसके बेस्ड, तो डायग्राम्स एक बार देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि आपको जो भी डायग्राम्स है वो एनसीईआरटी में से उठा के डायरेक्ट आपके पेपर में पढ़ने वाले, बाहर से कोई डायग्राम निकाल के नहीं चिपकाने वाला आपके क्वेश्चन पेपर में, सिर्फ एनसीईआरटी के डायग्राम उठ के आएंगे। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी में सबसे पहला डायग्राम है इंटरफेस का, सबसे लास्ट में दिया है ये, बट सब ई डायग्राम में दिया देखो तुम्हारे एनसीईआरटी में, बट इसको सबसे पहले पढ़ना है। ठीक है, इंटरफेस में क्या होता है, हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या होता है, इंटैक्ट। क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन इंटैक्ट होता है। ये हम लोग को दिख रहा है, ये जो बीच में स्पेसेस दिख रहे हैं ये टूटता हुआ ये है क्या हमारा मेम्ब्रेन? नहीं, टूटता हुआ मेम्ब्रेन नहीं, वो न्यूक्लियर पोर है। क्या है वो? न्यूक्लियर पोर। समझ में आ रहा है? ये न्यूक्लियर पोर है। हाँ, ये न्यूक्लियर पोर है हमारा। एक ये आंटी है, ये क्या है, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल, दो सेंट्रियोल, दो सेंट्रियोल दोनों मिला के इन्होंने क्या बोला, सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम समझ में आ रहा है? वही है। और इसके अंदर हम लोग को अभी अलग से डीएनए दिख रहा है क्या? नहीं, वो उलझा हुआ उसके अंदर ही पसरा हुआ है। ठीक है, हम लोग को दिख नहीं रहा इसके अंदर डीएनए अभी। ठीक है, तो इस जो दिखता नहीं उसको क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन मटेरियल। इंटरफेस में हम लोग को डीएनए दिखता है क्या? नहीं दिखता, क्रोमैटिन के फॉर्म में होता है वो, इसलिए क्रोमैटिन मटेरियल। समझ में आपको? ये क्रोमैटिन मटेरियल हो गया, डॉट डॉट, और जो बाकी का बच्चा है वो न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म होगा, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियो प्लाज्म। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये हो गया अपना इंटरफेस का सब कुछ। इंटरफेस के बाद आपको डायग्राम किसका देखना है, अर्ली प्रोफेस का। ठीक है, अभी नई नई बहू आई है ससुराल में। ठीक है, तो अभी कैसी रहेगी, एकदम ऐसी है ना, एकदम भौकाल कर रही होगी क्या? नहीं, अभी जैसी आई थी वैसी शादीशुदी होगी, धीरे धीरे उसके अंदर चेंज आएंगे। ठीक है, तो उसके अंदर जो डीएनए वो किस फॉर्म में अभी नई नई आई है, तो अर्ली प्रोफेस में आई है। अभी प्रोफेस का अर्ली फेस पार्ट चल रहा है, तो अभी क्रोमैटिन की फॉर्म में होगा। डीएनए किस फॉर्म में होगा, क्रोमैटिन की फॉर्म में, उलझा उलझा। ठीक है, तो अभी धीरे धीरे वो प्रोफेस के से गुजरी, प्रोफेस से गुजरी, तो गुजरी जब ही, तो उसका जो हमारा क्रोमैटिन के फॉर्म में डीएनए था वो किस फॉर्म में टर्न होने लग गया, हमारा क्रोमोसोम के फॉर्म में। किस फॉर्म में, क्रोमोसोम। और जो हमारा दुल्हन का जो पल्लू था वो धीरे धीरे पीछे होने लग गया। समझ में आ रहा है? देखो, ये जो पल्लू है दुल्हन का ये उठने लग गया, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट। ठीक है, वो दिख रहा है आपको, ये हो गया लेट प्रोफेस का। आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट आपको डायग्राम दिखा देंगे, नीट में क्या दिखा देंगे, आपको डायग्राम दिखा देंगे और पूछेंगे कौन सा फेज है, कौन सा फेज है, डायरेक्ट पूछेंगे। तो आपको याद होना चाहिए कि ऐसा जो डायग्राम था वो लेट प्रोफेस का था, ऐसा डायग्राम था वो अर्ली प्रोफेस का था, ऐसा डायग्राम था वो इंटरफेस का था, ऐसे याद होना चाहिए। ठीक है, फिर जब मेटाफेज चालू हुआ, मेटाफेज जाने तक जो हमारे क्रोमोसोम थे अच्छे से कंडेंस हो गए थे। ठीक है, तो कंडेंस हो गए थे, बट एक एक आंटी ने एक एक रस्सी मारी थी उसको। ठीक है, एक एक आंटी ने एक एक रस्सी मारी, और जब अर्ली मेटाफेज हो गया, क्या हो गया, जब भी अर्ली मेटाफेज था, क्या था, अर्ली मेटाफेज, अर्ली मेटाफेज में एक एक आंटी ने एक एक रस्सी मारी। देखो, यहां से एक आंटी ने ये रस्सी मारी, एक आंटी ने इधर से रस्सी मारी। ठीक है, दोनों ने एक एक रस्सी मारी, और धीरे धीरे ये जब भी मेटाफेज में नया नया था तभी, और दोनों आंटी ने खींच खींच के सारे क्रोमोसोम को एक लाइन में लाया। उस लाइन को क्या बोलते हैं, मेटाफेजिक प्लेट। क्या बोलते हैं, मेटाफेजिक प्लेट। ये कब हुआ, लेट मेटाफेज तक ऐसा हो गया था। ठीक है, लेट मेटाफेज तक ऐसा हो गया था। ये हम लोग को जो रेस दिख रही है इसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रल रेस। क्या बोलते हैं, ये आपके एनसीईआरटी में लाइन है, कल हम लोगों ने रीडिंग किया था उधर, एस्ट्रल रेस। ठीक है,
और इनको दोनों को मिला के बोलते हैं सेंट्रोसोम और इसके एक को बोलते हैं सेंट्रोमियर। ठीक है, समझ में आया? आपके इस डायग्राम में एक चीज मिसिंग है कि हमारा जो इंटरफेज है, इंटरफेज में हमारा G2 फेज में एक सेंट्रोसोम से दो सेंट्रोसोम बन जाते हैं। ठीक है, एक सेंट्रोसोम से दो सेंट्रोसोम बन जाते हैं। तो वो दो सेंट्रोसोम अर्ली प्रोफेज में रहते पास पास में, क्या रहते रहते पास पास में, नई नई आई अभी दुल्हन, बट वो धीरे धीरे, जब भी नई नई आई थी तभी वो परिवार के साथ रहने वाली थी। ठीक है, पर धीरे धीरे वो परिवार से दूर रहने वाली बन गई। क्या बन गई? मतलब लेट प्रोफेज तक जो हमारा सेंट्रोसोम है वो पोल की तरफ बढ़ने लग गया। क्या हो गया? पोल की तरफ बढ़ने लग गया। समझ में? यहां से इस तरफ बढ़ने लग गया और धीरे धीरे पोल तक पहुंच गया, लेट प्रोफेज तक। समझ में आ रहा है? मेटाफेज हो गया। उसके बाद एनाफेज में दोनों आंटी ने एक एक रस्सी खींची, कान पकड़ के रस्सी खींची और दोनों ने तोड़ दिया सेंट्रोसोम को और अपने अपनी तरफ ले लिया। ठीक है, इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि जो सेंट्रोसोम है वो लीडिंग एंड है। क्या है? लीडिंग एंड, मतलब वो सेंट्रोसोम की तरफ है और जो हमारे आर्म्स हैं वो पीछे पीछे से जा रहे हैं, उसके पीछे पीछे, सेंट्रोसोम के पीछे 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 जा रहे हैं। उसको क्या बोलेंगे? ट्रेलिंग एंड। क्या बोलेंगे? ट्रेलिंग एंड। ट्रेलिंग एंड। समझ में आ रहा है आपको? अभी ये जो हमारा है ये होता है क्रोमोसोम पहुंच गए एक पोल पे, ये फिर हो जाते वापस जैसे थे वैसे फॉर्म में वापस चले जाएंगे। क्या हो जाते? कंडेंस, डीकंडेंस हो जाते। क्या हो जाते? कंडेंस से डीकंडेंस हो जाते। डीकंडेंस होकर अपने अगल बगल क्या बनाते? वापिस से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाते, वापिस से न्यूक्लियोलस बनाते और ऐसे करके दो सेल बन जाती। क्या बन जाती? दो सेल। हो गया टीलोफेज। टीलोफेज के बाद फिर क्या होगा? साइटोप्लाज्म दो पार्ट्स में डिवाइड होंगे, उसको क्या बोलेंगे फिर? साइटोकाइनेसिस। समझ में आया आपको? इतना ठीक है? इतना हो गया। ये हो गया हमारा डायग्राम। इसके बाद हम कुछ एमसीक्यूज देखने वाले थे। ठीक है, सब पीवाईक्यू है तो उसी बेस्ड हम लोग सॉल्व करेंगे। सब पीवाईक्यू। हाँ, एक भी आपका मेरा बना हुआ क्वेश्चन नहीं है, ये सब पीवाईक्यू है। प्रैक्टिस के लिए मेरे बने हुए और क्वेश्चन दूंगा जिससे कि आपका नीट के लिए और अच्छा प्रैक्टिस हो जाए। बट ये पीवाईक्यूज आप सॉल्व करोगे तो आपको मालूम चलेगा कि आपका जो प्रिपरेशन है वो कितना ऑथेंटिक है। आपकी प्रिपरेशन की ऑथेंटिसिटी कहां से समझेगी? आपके एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर के जो सॉल्वर है उसके बेसिस पे। ठीक है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन द स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू द क्रोमोसोम एट अ रीजन कॉल्ड। सेल डिवीजन के समय क्रोमोसोम के किस हिस्से पे आके आंटी की रस्सी लगती? आंटी की रस्सी मतलब स्पिंडल फाइबर। आंटी की रस्सी मतलब स्पिंडल फाइबर किधर लगती? इधर मैंने बोला था दो कान होते एक एक, उसको क्या बोलते? काइनेटोकोर। क्या बोलते? काइनेटोकोर। कान से काइनेटोकोर, तो वहां पे आके रस्सी लगती। तो आंसर क्या होगा? काइनेटोकोर। ठीक है, बेस्ट स्टेज टू ऑब्जर्व शेप, साइज एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज। क्रोमोसोम सबसे ज्यादा जिस फेज में कंडेंस्ड रहेगा उस फेज में हम लोग क्रोमोसोम को देखेंगे तो बढ़िया रहेगा, है ना? सही बात है कि नहीं? अगर इंडिया में कोई विदेशी आता है तो आपको क्या दिखाओगे? मुंबई, मुंबई दिखाओगे या फिर नाला सोपारा दिखाओगे? मेन मुंबई के नाला सोपारा, मेन मुंबई, राइट? सो वो दिखाओगे। तो वैसे ही किसी साइंटिस्ट को अगर क्रोमोसोम देखना रहेगा कि अरे कैसा दिखता है भाई तू, बड़ा दिखता है क्या, तो कौन से फेज में दिखेगा उसको? जिस फेज में वो सबसे ज्यादा कंडेंस्ड रहेगा, जिस फेज में उसका सबसे अच्छे से शेप दिखेगा। तो सबसे ज्यादा कंडेंस किस फेज में होता है क्रोमोसोम? तो वो होता है मेटाफेज में। प्रोफेज में कंडेंसेशन चालू रहता है, प्रोफेज में धीरे धीरे कंडेंस होता है, धीरे धीरे कंडेंस होता है। बट पूरा कंडेंस कब तक हो जाता है? जब मेटाफेज चालू होता है तब तक। तो मेटाफेज में देखने के लिए बढ़िया रहेगा, क्रोमोसोम देखने के लिए मेटाफेज में बढ़िया रहेगा। समझ में आया? गिवन बिलो इज अ डायग्राम, आंसर है। ठीक है, ये डायग्राम मैंने बनाया बट एनसीईआरटी में आपके सेम डायग्राम है। आपके जो क्वेश्चन आई थी प्रीवियस ईयर डायरेक्ट वो डायग्राम डाल के आई थी और उसके अंदर लेबलिंग्स इरेज कर दी है। ठीक है, तो वही तो आंसर क्या है इसका? ठीक है, देखो सबसे पहले तो अपना माइटोसिस का डायग्राम है, इतना समझ गया हमको। माइटोसिस में ये इंटरफेज हुआ, ये पूरा इंटरफेस है यहाँ से लेके यहाँ तक। इंटरफेस में 1 2 3 हिस्से की है, सही है। पहला हिस्सा क्या रहता है अपना? G1। सेकेंड हिस्सा क्या रहता है? S फेज, G1 S फेज। थर्ड क्या रहता है? G2 फेज। उसके बाद क्या चालू होता है हमारा? M फेज। क्या चालू होता है? M फेज। M फेज के दो पार्ट होते हैं, A और C दिखा रहा है। देखो A फॉर A मतलब क्या होगा अपना? कैरियोकाइनेसिस, कैरियो। C फॉर साइटोकाइन, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होगा।
अभी केरोकाइनेसिस के 4 पार्ट होते हैं, मैंने बताया था, ठीक है। 4 पार्ट मैंने याद करने कैसे बोला था, PMAT, याद हो गया। तो मतलब इतना हमको समझ गया है कि जो हमारा D है, D क्या है, S फेज है। P क्या है, हम B, A क्या है हमारा, A कैरियोकाइनेसिस है। B क्या है हमारा, एनाफेज है, एनाफेज। और C क्या है, साइटोकाइनेसिस। तो इनमें से जो भी अपना ऑप्शन मैच हो जाएगा वो करेक्ट आंसर, ठीक है। D S फेज, D सिंथेटिक फेज, ये राइट है, ठीक है। A कैरियोकाइनेसिस, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस दिया, ये रॉन्ग है। B एनाफेज, B मेटाफेज दिया है, रॉन्ग है। C साइटोकाइनेसिस, यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस दिया, रॉन्ग है। आंसर क्या है अपना D सिंथेटिक फेज, S फॉर सिंथेटिक फेज, ठीक है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस ऑफ सेल साइकिल इज, यहाँ पे लिखा है मैंने सेल साइकिल का फेजेस का करेक्ट सीक्वेंस। स्टार्ट होता है G1 से, फिर S, फिर G2, फिर M, ठीक है। तो G1 से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, G1, अपना 2 ऑप्शन ये हो सकता है, राइट। आगे का देखो, G2, यहाँ पे S, G2 होता है क्या सेकेंड, नहीं, तो ये हो गया रॉन्ग, S। इसको रीचेक करो एक बार पूरा, G2 के बाद S के बाद G2, राइट, उसके बाद M। ऑप्शन करेक्ट क्या होगा, 2, सॉरी 4, ऑप्शन करेक्ट क्या है, 4। समझ में आया आपको, ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। हाँ, सेल इन G0 फेज इज, आपको यहाँ पे मैं एक चीज की बहुत मतलब एनसीईआरटी का जो लाइन का इंपॉर्टेंस सिखाना चाहूंगा, ठीक है। आप ये रीड करोगे क्वेश्चन, आप आंसर क्या कर दोगे इसमें, सेल इन G0 फेज इज, G0 फेज क्या होता है, उसने एग्जिट कर दिया सेल साइकिल को, या एंटर कर दिया सेल साइकिल को, या सस्पेंड कर दिया सेल साइकिल को, या टर्मिनेट कर दिया सेल साइकिल को। हाँ, तो इसका आपको आंसर कौन सा लग सकता है, ये एंटर द सेल साइकिल, ये तो बिल्कुल नहीं लगे, इतना तो मेरे को भरोसा है, ठीक है। इतना आपको नहीं लगे, आपको लगे एग्जिट द सेल साइकिल भी हो सकता है, सस्पेंड द सेल साइकिल भी हो सकता है, मतलब सेल साइकिल छोड़ के दूसरे एक फेज में जाके बैठ गए जहां पे सेल डिवीजन नहीं कर रहा, सेल साइकिल नहीं कर रहा, वो शांति से बैठ गया है, ठीक है। तो उसका ऑप्शन हो सकता है एग्जिट द सेल साइकिल, सस्पेंड द सेल साइकिल आपको लग सकता है, टर्मिनेट द सेल साइकिल भी आपको लग सकता है, राइट। पर एनसीईआरटी में कौन सा वर्ड दिया है, एनसीईआरटी में दिया है आपके एग्जिट द सेल साइकिल, ठीक है। आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है मैंने, यहाँ पे है नहीं फिलहाल, पर आपके इधर क्या बोलते हैं, कौन से पेज पे होगा, 3rd पेज पे शायद, चैप्टर के 3rd पेज पे, चैप्टर जहां से स्टार्ट होता है ना, उसके 1st, 2nd या 3rd पेज पे, 3rd पेज पे ऊपर की तरफ लिखा हुआ है, ठीक है। ऊपर में लिखा हुआ है G0 फेज के बारे में, वहां पे लिखा होगा देखो, सेल्स एग्जिट द सेल साइकिल एंड एंटर G0 फेज, 3rd पेज पे, ठीक है। तो जो एनसीईआरटी में जो वर्ड लिखा है, आंसर आपको एनटीए जो है, आपके जो टेस्टिंग एजेंसी है जो आपका चेक कर रहा है पेपर, ठीक है, वो आपको वही करेक्ट देगी जो एनसीईआरटी में जो लाइन में लिखा है, ठीक है। तो आपको लाइन बाय लाइन चीजें 1-2 बार 4-5 बार रिवीजन करोगे आपको, तो आपको चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है, कि एनसीईआरटी में कौन सा लाइन दिया है, कौन, आपको मतलब तो समझना ही चीजों का, एग्जैक्ट मतलब पता होना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारी क्वेश्चन मतलब से आ रहे हैं, बट कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट लाइन से भी आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको लाइन भी धीरे धीरे याद हो जानी चाहिए, रट्टा मार के नहीं पर समझ के, ठीक है। ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन, सेल ग्रोथ के टाइम डीएनए सिंथेसिस, सेल ग्रोथ किस फेज में होता है अपने, इंटरफेज में, तो उनके क्वेश्चन का बनने का मतलब ही ये है कि इंटरफेज में डीएनए सिंथेसिस कब टेक प्लेस करता है, ठीक है। तो इंटरफेज में डीएनए सिंथेसिस कब टेक प्लेस करता है, पहली बात तो एम फेज इंटरफेस के अंदर आता ही नहीं, तो ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। बचा G2 फेज, S फेज और G1 फेज। तो S फॉर सिंथेटिक फेज, डीएनए सिंथेसिस कौन से फेज में होता है, S फॉर सिंथेसिस, डीएनए के सिंथेसिस, डन, इजी एज दैट। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आपके होपफुली इजीली बन रहे होंगे, एकदम इजीली बन रहे होंगे, मक्खन की तरह एकदम, और आपका जो प्रिपरेशन है और स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है, ठीक है। अभी तो एक ही चैप्टर किए और आपको इतने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है।
अभी एक चीज, आप ऑर्गेनिज्म क्या हो, डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ह्यूमन बींग्स क्या है, डाइप्लॉइड है, 2n क्रोमोसोम। धीरे धीरे आपको समझाऊंगा 2n मतलब क्या होता है। 2n क्रोमोसोम मतलब क्या होता है कि मेरा आपने सेल लिया, ठीक है, सेल के को फोड़ा तो न्यूक्लियस निकला, न्यूक्लियस को फोड़ा तो उसके अंदर क्या निकले, क्रोमोसोम निकले या डीएनए निकला, ठीक है। तो क्रोमोसोम निकले तो मैंने देखा ना, एक क्रोमोसोम है मेरे पास ऐसा, तो ये जो क्रोमोसोम है ये इसकी एक और कॉपी प्रेजेंट थी। क्या प्रेजेंट थी, मतलब इसके जैसा एक और क्रोमोसोम प्रेजेंट था, इसके जैसा शेप साइज स्ट्रक्चर है ना, और इसके जैसा डीएनए रखने वाला एक और क्रोमोसोम प्रेजेंट था। वैसे ही मैंने देखा दूसरे एक क्रोमोसोम को, तो उसके जैसा एक और क्रोमोसोम प्रेजेंट था। क्या, उसके जैसा भी एक और क्रोमोसोम प्रेजेंट, समझ में? मतलब हम लोग ने जितने क्रोमोसोम्स को देखा, हमारे ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम्स है, 46 क्रोमोसोम। तो 46 में से मैंने देखा एक क्रोमोसोम को उठाया तो एनालाइज किया तो उसके जैसा दूसरा एक और कॉपी प्रेजेंट था। वैसे ही तीसरे क्रोमोसोम को उठाया तो उसके जैसा एक और कॉपी प्रेजेंट था। समझ में? मतलब ये क्रोमोसोम सिंगल प्रेजेंट है क्या, नहीं, जोड़ियों में प्रेजेंट है ना, शादीशुदा कपल्स हैं लोग हैं। तो मतलब हम लोगों ने देखा तो हम लोगों को पता चला कि हमारे जो सेल है उसके अंदर 23 पेयर क्रोमोसोम प्रेजेंट है। क्या, 23 पेयर, 23 जोड़ियों में। तो जो भी ऑर्गेनिज्म जिसके न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम जोड़ियों में प्रेजेंट होते हैं उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे, उसको बोला जाता है डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं, डाइप्लॉइड। जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर पेयर क्रोमोसोम्स आएगा वो ऑर्गेनिज्म क्या होगा, डाइप्लॉइड। इसी जगह अभी इंसान का देखा मैंने, अभी मैंने एक मधुमक्खी लिया, मेल मधुमक्खी, मेल हनी बी, तो मेल हनी बी के सेल को थोड़ा मैंने, उसके फिर न्यूक्लियस को तोड़ा, न्यूक्लियस को तोड़ा, तो न्यूक्लियस को तोड़ने के बाद अंदर निकले डीएनए क्रोमोसोम, जो भी निकले, ठीक है। तो क्रोमोसोम मैंने देखा, तो जो क्रोमोसोम था उसके अंदर एक क्रोमोसोम को देखा और फिर मैंने उसके दूसरे क्रोमोसोम में ढूंढने की कोशिश की, उसके अंदर भी एक क्रोमोसोम नहीं होगा ना, बहुत सारे क्रोमोसोम होंगे। एक क्रोमोसोम को देखने के बाद मैंने और क्रोमोसोम्स को देखने की कोशिश की तो मुझे मिला कि इस क्रोमोसोम के जैसा दूसरा कॉपी एक भी प्रेजेंट नहीं था। इसके अंदर जो क्रोमोसोम प्रेजेंट थे वो सारे सिंगल थे, उनकी शादी नहीं हुई थी, ऐसा क्रोमोसोम एक ही था। फिर मैंने दूसरे क्रोमोसोम को देखा तो वो दूसरा था, फिर तीसरे को देखने गया तो वो तीसरे टाइप का था, पर एक भी एक दूसरे से सेम नहीं थे। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर क्रोमोसोम पेयर में नहीं होते, ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं हम लोग, हैप्लॉइड। क्या बोलते हैं, ऐसे बहुत, हमारा हिप्लॉइड, डाइप्लॉइड ये मेन टाइप है, ठीक है। ऐसे ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड बहुत सारा टाइप होता है, ठीक है। ट्राइप्लॉइड क्या होता है, ट्रिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड होता है पति पत्नी और वो, क्या होता है, पति पत्नी और वो। एक ऑर्गेनिज्म को न्यूक्लियस को तोड़ा, उसमें मैंने एक क्रोमोसोम को देखा तो मैंने देखा कि वो क्रोमोसोम के जैसे और दो टाइप के प्रेजेंट है, मतलब एक टाइप के 3 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। क्या, एक टाइप के 3 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। तो वो पहली बात तो ये ऑर्गेनिज्म को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 2n लिख के। क्या लिख के, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म मतलब 2n, एक जैसी 2 कॉपी प्रेजेंट है। हैप्लॉइड को रिप्रेजेंट करते हैं n, एक जैसी एक ही कॉपी प्रेजेंट है। और जो ट्रिप्लॉइड होता है, ट्रिप्लॉइड होता है पति पत्नी और वो, ठीक है। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3n से। वो कौन सा तो है ना, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर जिसकी 2 बीवी है, नाम नहीं आ रहा मेरे, हाँ वही है ये, वो ट्रिप्लॉइड है। समझ में आ रहा, ओके, इतना समझे आपको। तो आपको ये चीज पता है कि ह्यूमन बींग्स क्या डाइप्लॉइड है, क्या है, ह्यूमन बींग्स डाइप्लॉइड है। डिप्लॉइड है मतलब उसके अंदर एक क्रोमोसोम के 2 कॉपी प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, मतलब 23 पेयर क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेंगे। इतना आपको समझा है। तो ह्यूमन बीइंग का रिप्रोडक्शन कैसे होता है कि हमारा
एक स्पैम था, एक स्पैम, और एक स्पैम के साथ एक एग आया, ठीक है। दोनों ने एक एक न्यूक्लियस लाया, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए लाया और दोनों फ्यूज हो गए, दोनों फ्यूज हो गए, सब जो स्पर्म और ये एग फ्यूज हो गए, इसके पास न्यूक्लियस, इसके पास न्यूक्लियस, दोनों के अंदर डीएनए, ये दोनों न्यूक्लियस करीब आके ये दोनों भी फ्यूज हो गए, समझ में? इन्होंने एक न्यूक्लियस बनाया और एक सेल बनाया, समझ में आ रहा है क्या? तो एक बात हम लोग को समझी कि कुछ डीएनए ये लाएगा, कुछ डीएनए ये लाएगा, दोनों मिला के बनाएंगे एक आदमी का डीएनए, मतलब कुछ क्रोमोसोम्स ये लाएंगे, कुछ क्रोमोसोम्स ये लाएंगे और दोनों मिला के बनाएंगे एक आदमी के अंदर के क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो अगर स्पर्म ह्यूमन बीइंग के सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46। तो स्पर्म ने लाया 46 क्रोमोसोम, इसने लाया 46 क्रोमोसोम, और दोनों मिला के, दोनों ने 46 कितना होता है? 92। कितना हो गए? बच्चे के अंदर हो गए 92 क्रोमोसोम्स हैं। बच्चे के अंदर 92 क्रोमोसोम्स। अभी पर इंसान के अंदर तो 46 क्रोमोसोम होते, इंसान के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते। अब ये इंसान का बच्चा है क्या? ये तो गधे का बच्चा बन गया है। तो भगवान ने बोला कि इंसान का बच्चा ही रहना चाहिए, गधे का बच्चा नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक मैकेनिज्म निकालता हूं। तो भगवान ने क्या किया, ये जहां पे बन रहे थे एग और स्पर्म जहां पे बन रहे थे, वहां पे एक ऐसा डिवीजन करा दिया। ये एग और स्पर्म भी तो कहीं से डिवाइड होके आ रहेंगे ना, चमत्कार से तो नहीं आ रहेंगे। तो ये जहां से डिवाइड होके आ रहे थे, वहां पे उन्होंने ऐसा सिस्टम बिठा दिया कि वहां पे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जा रहे थे। क्या हो जा रहे थे? क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जा रहे थे। वहां पे नॉर्मल माइटोसिस वाली डिवीजन नहीं होनी थी, ऐसा सिस्टम बिठा दिया कि क्रोमोसोम नंबर वहां पे हाफ हो जा रहे थे। ऐसे सिस्टम वाले जो डिवीजन था उसको बोला गया मियोसिस। समझ में आया? तो अभी वहां पे ऐसा सिस्टम बिठा दिया कि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जा रहे थे। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर क्रोमोसोम के अंदर, सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम थे? 46, ठीक है 46 थे। पर यहाँ पे डिवीजन से पहले क्या हो जा रहा था? क्रोमोसोम नंबर हाफ। नॉर्मल सेल से डिवाइड होके बना होगा एग्स और स्पर्म, वहां पे नॉर्मल सेल में 46 क्रोमोसोम थे, वहां से डिवाइड हुआ मियोसिस से, जहां पे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो रहे थे। तो इसके अंदर बचे कितने क्रोमोसोम? 23 स्पर्म के अंदर और 23 एग के अंदर। 23 ऐड हुआ और क्या बन गया? फिर से 23 प्लस 23 कितना होता है? 46 क्रोमोसोम। समझ में आया? तो इंसान से वापिस से बना इंसान का बच्चा, ना कि गधे का बच्चा। ओके, इतना समझे आपको? तो ये जो डिवीजन है ये हुआ क्यों? क्योंकि हम लोग को जो ह्यूमन रेस है उसके क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करना होता है। तो ह्यूमन के रेस में क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रेस के लिए नई टाइप की डिवीजन है जिसका नाम था मियोसिस। समझ में? और मियोसिस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर था कि जो क्रोमोसोम नंबर है इसको आधा कर दे रहा था। एक सेल को डिवाइड करने के लिए उसका क्रोमोसोम नंबर आधा कर दे रहा था। समझ में आया आपको इतना? तो आपके एनसीईआरटी में लाइंस दी हुई कुछ, हाँ, मियोसिस के बारे में। सबसे पहली बात तो द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी बच्चा अगर पैदा करना है तो उसके लिए 2 गैमेट्स आने चाहिए, एक स्पर्म एक एग सपोज, ठीक है। मतलब जो 2 चीजें आ रही है एक मेल से एक फीमेल से, उनको क्या बोला जाता है? गैमेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गैमेट, ठीक है। ईच विथ अ कंप्लीट हैप्लॉइड सेट। हैप्लॉइड सेट समझ में आ रहा है? हैप्लॉइड सेट मतलब हमारा जो स्पर्म था उसके अंदर कितने क्रोमोसोम थे? 23। हम लोग ने 23 लाए थे। 23 पेयर थे क्या? नहीं। हम लोग ने अभी स्पर्म के सेल को खोल के देखा ना, ह्यूमन बीइंग के सारे सेल के अंदर हम लोग को जोड़ियों में क्रोमोसोम प्रेजेंट है, बट स्पर्म के सेल में 23 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? कितना होता है? 11.5 जोड़ियां पॉसिबल है क्या? नहीं। तो स्पर्म और एग के जितने सेल्स होते हैं ना उसके अंदर जो क्रोमोसोम जो प्रेजेंट होते हैं वो सिंगल प्रेजेंट होते हैं, ना कि जोड़ियों में। तो जो स्पर्म और एग है ये हैप्लॉइड होता है। क्या होता है? हैप्लॉइड। और इसके अंदर क्रोमोसोम क्या होता है? हैप्लॉइड सेट होता है, ठीक है। ईच विद अ कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। गैमेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डाइप्लॉइड सेल्स। ये जो है हैप्लॉइड और डाइप्लॉइड सेल्स, स्पर्म और एग, ये क्या होता है? स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल्स, मतलब स्पेशलाइज्ड 46 क्रोमोसोम वाले सेल से बनते हैं। 46 सेल वाले क्रोमोसोम्स
क्रोमोसोम वाली सेल से बनते हैं, बट एक खास टाइप की डिवीजन से जो इसका क्रोमोसोम नंबर आधा कर देता है, ठीक है, और उस डिवीजन को बोलते हैं मियोसिस। यही लिखा है, दिस स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन दैट reduces the chromosome number by half results in production of haploid daughter cells. This kind of division is called meiosis. Meiosis ensures the production of haploid phase in the life cycle of sexually reproduction organisms. ठीक है, जो मियोसिस है इसकी वजह से ही हम लोग डाइप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स है, हमारी लाइफ में भी एक हैप्लॉइड फेज आता है स्पर्म और एग के रूप में, ठीक है, वही लिखा है। ये डिवीजन के चलते तो आपको एक एमसीक्यू आ सकता है ऐसे कि बिकॉज ऑफ व्हाट द हैप्लॉइड फेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कंपल्सरी। ऑप्शन में हो सकता है फर्टिलाइजेशन, माइटोसिस, मियोसिस और भी ऑप्शन, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? मियोसिस, ठीक है। Whereas fertilization restores the haploid phase, diploid phase. फिर स्पर्म और एग मिले, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, और उसके वजह से हमारा डाइप्लॉइड फेज वापस से जिंदगी में आ गया। We came across meiosis during gametogenesis in plants and animals. This leads to formation of, ये आपको बाद में पढ़ाया जाएगा जब ये प्लांट किंगडम कराएंगे ना, तब अच्छे से बताएंगे ये लाइन का पूरा अर्थ, ठीक है। अभी हम लोग बेसिक देख लेंगे इसके बारे में। अभी हम लोग देखेंगे मियोसिस क्या है, ठीक है। तो मियोसिस को हम लोग ने देख लिया। मियोसिस एक ऐसी डिवीजन है जो हमारा एक डाइप्लॉइड स्पेशलाइज्ड डाइप्लॉइड सेल से क्या बना रहा है? गैमेट बना रहा है, हैप्लॉइड गैमेट बना रहा है, ठीक है। तो जो मियोसिस है इसके बहुत सारे फेजेस है, तो मियोसिस के फेज कौन से तो हम लोग आज देखेंगे। अभी आज ओवरव्यू में देखेंगे बस, और कल से हम लोग इन डिटेल चालू करेंगे मियोसिस के बहुत सारे फेजेस। तो मियोसिस के फेज होते हैं दो, वही जो माइटोसिस में होते हैं, दो फेजेस, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है? एक प्रिपेयर करने का फेज, इंटरफेज, जिसमें सेल प्रिपरेशन करता है। प्रिपरेशन कब करता है? इंटरफेज में। और मेन डिवीजन कब करता है? एम फेज में। कौन से फेज में? एम फेज, ठीक है। तो वही सेम माइटोसिस के इंटरफेज वाले यहाँ पे भी आएंगे, ठीक है। माइटोसिस के इंटरफेज में क्या क्या था अपना? G1, S और G2। तो जो कोई भी सेल जो हमारा स्पेशलाइज्ड डाइप्लॉइड सेल है, कोई भी एरागेरा सेल, एरागेरा नत्थु खेरा मियोसिस कर रहा है नहीं, सिर्फ स्पेशलाइज, जैसे कि हमारे टेस्टिस में होता है, ओवरीज में होता है, स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो मियोसिस करने वाले। तो वैसे स्पेशलाइज सेल जब मियोसिस चालू करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे? इंटरफेस करेंगे, ठीक है। इंटरफेस क्या है? एम फेज करेंगे। तो एम फेज में कौन से फेज करेंगे? एम फेज में दो फेजेस करेंगे। कौन से? कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो जो कैरियोकाइनेसिस है इसमें क्या हो रहा है? न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, और साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो जो कैरियोकाइनेसिस है इसमें भी फेजेस होते हैं। देखो हम लोग ने माइटोसिस में पढ़ा था, कौन से फेज? पीमैट फेज पढ़ा था, पी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। वैसे यहाँ पे भी फेज होते हैं, बट यहाँ पे पीमैट फेज नहीं होता, यहाँ पे दो अलग फेज होते हैं। एक होता है मियोसिस 1 और दूसरी होती है मियोसिस 2, ठीक है। समझ में आ रहा है? कोई भी सेल पहले अपना मियोसिस स्टार्ट करेगा तो पहले इंटरफेज में जाएगा, फिर एम फेज में, इंटरफेज में G1, S, G2, फिर कैरियोकाइनेसिस करेगा, मियोसिस 1 करके मियोसिस 2, फिर साइटोकाइनेसिस, ऐसे, समझा? तो मियोसिस 1 में भी फेजेस होते हैं फिर से, और मियोसिस 2 में भी सब फेजेस होते हैं, समझा? मियोसिस 1 में क्या फेज होते हैं? वही पीमैट, PMAT, P फॉर प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, समझा? और मियोसिस 2 में कौन से फेज होते हैं? प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। समझ में आ रहा है आपको? ये हो गया मियोसिस 2 के सब। अब होता है इसके बाद साइटोकाइनेसिस, समझ में आ रहा है? तो हमारे इतने हो गए क्लासिफिकेशंस जो मियोसिस है उसके। पर जो प्रोफेज 1 होता है इसके भी पार्ट्स होते हैं। क्या पार्ट्स होते हैं?
इसके नाम बहुत बड़े बड़े, तो आपको इस लेक्चर में ये नाम नहीं बताएंगे, इस लेक्चर में हम लोग ट्रिक बताएंगे कैसे याद रखना। पहले आप ट्रिक याद कीजिए, अगले लेक्चर में हम लोग आपको नाम बताएंगे, ठीक है। ट्रिक क्या रहेगी हमारी, ट्रिक रहेगा LZPDD, ठीक है, ये रहेगा LZPDD हमारा ट्रिक रहेगा। तो जो प्रोफेज 1 है, इसके जो सब क्लासेस है वो है LZPDD, ठीक है। आपको अगले लेक्चर में उसके नाम भी बताए जाएंगे, ठीक है। तो जब भी कोई सेल जो स्पेशलाइज्ड डाइप्लॉइड सेल है ये मियोसिस करना चालू करेगा, सबसे पहले किससे जाएगा, G2 फेज से जाएगा, फिर G2 फेज के बाद S फेज, फिर G2 फेज, सॉरी G1 फेज, S फेज, फिर G2 फेज, ऐसे जाएगा। बाय देन G2 फेज जब तक खत्म होता है, बाय देन इंटरफेज भी खत्म हो चुका होगा, तो इंटरफेज के बाद वो स्टार्ट करेगा M फेज। M फेज का कौन सा पार्ट, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस का कौन सा पार्ट, मियोसिस 1, मियोसिस 1 का कौन सा पार्ट, प्रोफेज 1, प्रोफेज का 1 का कौन सा पार्ट, L, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैशेटीन, आपको अभी नहीं बताऊंगा, रहने दो फिलहाल, ठीक है। L होगा Z में जाएगा, Z होगा P में जाएगा, P होगा D में जाएगा, D होगा फिर D में जाएगा, ठीक है। और ये लास्ट वाला D होगा, उसके बाद फिर प्रोफेज 1 खत्म हो गया, फिर मेटाफेज 1 चालू करेगा, मेटाफेज 1 खत्म होने के बाद एनाफेज 1, एनाफेज 1 के बाद टीलोफेज 1, टीलोफेज 1 जब तक खत्म होता है तब तक मियोसिस 1 पूरा खत्म हो जाएगा, राइट। मियोसिस 1 खत्म होगा तो अब चालू होगा मियोसिस 2। मियोसिस 2 का कौन से पार्ट में जाएगा, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। जब तक टीलोफेज 2 खत्म होता है मियोसिस 2 भी खत्म, ठीक है। मियोसिस 1 भी खत्म, मियोसिस 2 भी खत्म, मतलब कैरियोकाइनेसिस भी खत्म। कैरियोकाइनेसिस खत्म होने के बाद क्या स्टार्ट होना चाहिए, साइटोकाइनेसिस। तो टीलोफेज 2 के बाद क्या स्टार्ट होगा, साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस खत्म हुआ, साइटोकाइनेसिस खत्म हुआ, कैरियोकाइनेसिस खत्म हुआ, मतलब M फेज खत्म हुआ। M फेज खत्म हुआ मतलब पूरी डिवीजन खत्म हो गई, डिवीजन खत्म हुई मतलब मियोसिस डन। समझ में आ रहा है, सेल जब साइटोकाइनेसिस के बाहर निकलेगा तो उसका मियोसिस हो चुका होगा। यहाँ जो G1 फेज में 2n नंबर का जो सेल गया था वो यहाँ से निकलेगा n नंबर के डॉटर सेल्स के साथ। समझ में आ रहा है, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, we'll meet in next lecture with new concept, तब तक के लिए टाटा।